नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं पड़ताल दुनिया भर की। क्या एक बार फिर ईरान युद्ध पर, सीज फायर पर बातचीत हो पाएगी? इस्लामाबाद में यानी पाकिस्तान की राजधानी में माहौल गर्म है। ईरान के विदेश मंत्री पहुंच गए हैं। अमेरिका अपने दूत भेज रहा है बातचीत के लिए, और इस बीच बहुत कुछ घट रहा है जिस पर हमें बात करनी और निगाह बनाए रखनी बहुत जरूरी है। प्रबीर पुरकायस हमारे साथ हैं। और प्रबीर, यह जो तस्वीर है, यह तस्वीर बता रही है कि इस बार खुद ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अगराची, वो पहुंचे हैं। और हाँ, लगता है कि मामला कुछ आगे बढ़ सकता है। पिछली वार्ता तो फेल हो गई, यही इस्लामाबाद में वार्ता हुई थी। देखिए, वार्ता किसके बीच पे कौन करे वो तो अलग बात है। सवाल है कि ट्रम्प साहब कि उस दिन उनका मिजाज क्या होगा। तो क्या शांति आएगी या जंग शुरू होगी, वो बारी होगी। वो क्या पिछले बार की धमकी थी वार्ता के पहले कि हम ईरान की सिविलाइजेशन को एकदम ख़त्म कर देंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्या कहेंगे, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ये वॉर क्राइम है। तो ये तो लगातार ऐसे बातें कहते हैं। जो बात, ठोस बात जो है कि 10 पॉइंट प्रोग्राम जो ईरान ने भेजा था और ट्रम्प ने कहा था इस पर बातचीत अब शुरू कर सकते हैं, क्या उस पर बातचीत होगी? या जो डेलीगेशन आएंगी, जरेड कुशनर उनका क्या जो दामाद हैं, ट्रम्प के दामाद हैं, कुशनर, विटकॉफ हैं, जो इनका क्या कहेंगे बाएं हाथ दाएं हाथ, अंतर्राष्ट्रीय इन सब चीज़ों में बातचीत में रहे हैं ईरान के साथ, पहले भी वो आ रहे हैं। तो क्या होगा नहीं होगा, ये तो जो कहेंगे ना, एक भविष्य की किसी को पता नहीं कि होगा क्या। लेकिन फिलहाल बातचीत के लिए तो पहुंच रहे हैं लोग, बातचीत के लिए पहुंच रहे हैं। और इस पे अगर किसी को फायदा हो रहा है, पाकिस्तान को हो रहा है, साफ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहली बार पाकिस्तान का क्या कहेंगे कद बढ़ गया है, सितारा बुलंद हो गया है। क्योंकि पहले भारतवर्ष का ये भूमिका होता था, हम इंटरनेशनल अफेयर्स में शांति वार्ता में आगे रहते थे। अब जब हमने चुन लिया है कि ट्रम्प और नेतान्याहू हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, तब वो जो पोजीशन था वो हमने खुद ही खो दिया। हाँ, तो इसका जो कहें कि इससे पाकिस्तान उभर के आया, पाकिस्तान सही मामले में वेस्ट एशिया में उसका पहले भी भूमिका रहा है। वो काफ़ी नज़दीक है, आप जानते हैं, सऊदी अरेबिया का और भी मुल्कों का। तो वो एक भूमिका जो प्ले कर रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं पाकिस्तान अंदर शिया सुन्नी का काफ़ी तनाव रहता है, पर इसके बावजूद उन्होंने बीच बिचाव जो किया है उससे उनका कम से कम सितारा बुलंद हुआ है। पर शांति में क्या होगा ये अभी भी कहना काफी इंपॉर्टेंट है। दो चीजें इससे पहले कि हम इस पे जाएं, यहाँ पे मैं बता दूं कि अल जजीरा ने जो स्टोरी की है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ईरान का जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि हम सीधे अमेरिका से बात नहीं करने जा रहे हैं, और उसमें संकेत इस बात का है कि वो पाकिस्तान से बात करेंगे, तकरीबन उसी तरह से जैसे युद्ध से पहले उन्होंने ओमान में जो बातचीत चल रही थी, ओमान दोनों के बीच अलग अलग वार्ता हो रही है, और यहाँ भी होने की संभावना है, ऐसा लग रहा है। पर देखिए, हकीकत जो है कि दोनों बैठ के अलग अलग कमरे भले ही हो, एक बातचीत करने के लिए अगर तैयार होते हैं, 10 पॉइंट प्रोग्राम जो पहले दिया गया था, ईरान ने प्रपोज किया था, उस पर होगा, और किस पे होगा मालूम नहीं है। सवाल आ जाता है ट्रम्प साहब पे। आपको याद होगा उन्होंने जंग जो छेड़ा था उस पे आखिर में उनका ये कहना था कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का ये खोले, ईरान खोले, और उसमें बड़ी गाली गलौज के साथ किया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी उस पर चर्चा हुआ। पर खोलने के बाद ही उस पर खुद हॉर्मुज खाड़ी पे ब्लॉकेज लगा दिया। जब ईरान ने खोला तो ट्रम्प ने लगाया। तो अब क्या इनके दिमाग में है, क्या करना चाहते हैं? इनका है कि हमें जीतना है, किसी भी तरह से डिक्लेयर करना है कि हम जीतना है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में होने वाला है। उसमें रिपब्लिकन पार्टी हाउस या सेनेट की अगर उनकी मेजॉरिटी चली जाती, क्योंकि एक हिस्सा उनका हर बार 2 साल बाद चुनाव करता है वहाँ पे, तो इसमें तब ट्रम्प जिसको कहेंगे
एक लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएगा, क्योंकि उसकी पावर्स कम हो जाएंगे। तो उसके लिए जंग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? लेकिन हार्मुज तो अभी गला फंसा हुआ है प्रबीर, और ये जो खबर है ईरान को, ये है ईरान शिप सीजर। पहला ये अमेरिका ने किया जब उन्होंने हॉर्मुज के बाद, हॉर्मुज पे खाड़ी तो अभी भी वो देखेंगे हम ईरान के कब्जे में है, पर उसके बाहर पर्शियन गल्फ के अंदर जो है अमेरिका वहां पर अपना जहाज़ें तैनात किया है, और उससे एक जहाज को उन्होंने रोक लिया है वहां से जो जा रहा था। अमेरिका ने रोक लिया है उसको, बोर्डिंग किया उस पे, उसको लोगों को पकड़ा है। अब क्या करेंगे जहाज को लेके हमें नहीं मालूम, पर इसके साथ साथ जो ही किया, तब ईरान ने भी 2 जो जहाज थे उन्होंने उसको रोक लिया, इस आधार पे कि उनकी क्लियरेंस उन्होंने ईरान से नहीं लिया था। बहुत सारे जहाज हकीकत जो है ईरान से परमिशन लेके निकल रहे हैं, और अमेरिका उनको रोक नहीं रहा है। कुछ जहाज को रोका है, कुछ ज़्यादातर जहाज वहाँ से निकल रहे हैं। ये 2 जहाज जो रोका है उसमें कि हमसे परमिशन नहीं, ईरान ने कहा कि परमिशन नहीं लिया और इसलिए है। और कहना है कि आप जो देखिए, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसमें भारत का भी एक जहाज है। हाँ। और उसके बारे में जो खबरें, क्योंकि हम बस खबरें जो रिपोर्टेड हैं वही है कि हमने पैसा दे दिया था, तो उससे यह भी साबित होता है कि अगर ये खबर सही है, लेकिन हम एक क्रिप्टो करेंसी स्कैम का शिकार हो गए कि हमने गलत व्यक्ति को पैसा दे दिया। ये जहाज कह रहा है जो भारत का जहाज है, और इसलिए फिर ईरान की नौसेना ने उस पर हमला बोला और उसे रोक दिया। तो एक चीज जो प्रबीर पहले दिन से ईरान कह रहा है कि हम पैसा लेकर जाने देंगे, तो ये इंसिडेंट कम से कम, क्योंकि इंसिडेंट अपने आप में बहुत बड़ा है, भारत में भी बहुत रिपोर्ट हुआ इस पर, और वो सारे जो ऑडियो क्लिप्स हैं वह भी आई सामने, जिससे पता चलता है। देखिए, 2 चीज से साबित होता है। एक तो है कि ईरान का कब्जा स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे बरकरार है, तो जो ट्रम्प साहब करते हैं ना, हमने उनके 157 जहाज डुबो दिया है, तो ईरान में नेवी जो है था नहीं, उनके करीब 7-8 जहाजें थी, बहुत पुरानी। उनका मेन जो पावर है वो छोटे बोट्स है, जो कि उस हॉर्मुज खाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं आराम से, और उसके वजह से उनके परमिशन के बिना वहां से किसी को निकलना संभव नहीं है। वो उन्होंने जाहिर कर दिया, ये ताकत उनकी है। और अभी भी हॉर्मुज की खाड़ी के अंदर अमेरिका ने जितना नौसेना तैनात किया है, कोई अंदर नहीं गया। 2 जहाज कोशिश किया था, उन्होंने धमकी दी, फिर वापस चले गए। तो इसीलिए हॉर्मुज की खाड़ी जो ब्लॉकेड है, ट्रम्प अगर हटाते हैं तो ईरान हटाने के लिए शायद तैयार होगा, पर जब तक ट्रम्प नहीं हटाएंगे तो हॉर्मुज की खाड़ी पर इनका क्या कहेंगे, कब्जा बना रहेगा। और यह जो खबर है यह भी काफी इंटरेस्टिंग है, द नेशन की खबर है ये, जिस खबर ने इंदो विश्लेषण है कि ये नेवल ब्लॉकेड क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक हो सकता है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है, लॉ ऑफ सीज जिसे कहते हैं, अनक्लॉज करके एक एग्रीमेंट है जिस पर अमेरिका दस्तखत नहीं किया, हिंदुस्तान, हम भी दस्तखत नहीं किए, और भी मुल्क है जिन्होंने दस्तखत नहीं किया, जैसे ईरान भी दस्तखत नहीं किया उसका, अनक्लॉज का। तो अनक्लॉज के मुताबिक लॉ ऑफ सीज है, उसके मुताबिक जो हम उसके जो 3 मुल्क जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें शामिल नहीं है, तो उसके मुताबिक टेरिटोरियल वाटर्स पे कब्जा पूरा जो तट के देश है उनके हाथ में होता है, क्योंकि ये 21 मेरे ख्याल से 21.22 किलोमीटर की खाड़ी है जी। तो इसमें हॉर्मुज की खाड़ी जो है ओमान और ईरान मिलके दोनों को टेरिटोरियल वाटर्स इसको कवर करता है, और वो ईरान जो जहाज को बोल रहा है आने के लिए, उनकी टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर से आने के लिए कह रहा है, ताकि उनका एक लीगल क्लेम बना रहे। हालांकि इंटरनेशनल ट्रीटी को ईरान ने भी साइन नहीं किया, इसीलिए लॉ ऑफ सीज एक ट्रेडिशनल राइट्स के तौर पे अगर देखें तो सवाल कर सकते हैं क्या ये करना चाहिए ईरान का नहीं। लीगली इसमें कोई रुकावट नहीं है, और बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर शुल्क आपको देना पड़ता है इस तरह से। इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं जिस तरह से बातें हो रही थी। अब ये जो बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्टर आया है प्रबीर, जिस पर बहुत कम चर्चा है,
वह चर्चा एक ऐसे, हाँ, वो एक चर्चा प्रबीर एक ऐसी खाड़ी को लेकर है जिसको अगर बंद कर दिया तो ये जो पूरा नक्शा दिखाई दे रहा है बबल अल मंडेब, तो ये जो खाड़ी है, यह खाड़ी जिस पर हुतीज ने कहा है कि वह कंट्रोल करेगी, वह यहाँ पर ब्लॉकेज करेगी। अगर हार्मुज की खाड़ी वहां पर है, ये यहाँ है, और ये सऊदी अरब चारों तरफ से इसमें आता है, ये रेड सी से होते हुए खाड़ी आती है। ये मेडिटेरेनियन समुंदर को जाके मिलता है सुएज कनाल के जरिए जी। इस पे इजिप्ट कंट्रोल है सुएज कनाल पे, ठीक है ना। इजराइल एक पार है, उसका दूर पे है, इतना यहाँ थोड़ा गलत नक्शा है, और यहाँ जो है, यहाँ इजराइल है जी, और वहां पर उनकी पोर्ट्स भी है। इजराइल के यहाँ जो दिखा रही है पोर्ट है उसकी एक, ये गल्फ ऑफ अकाबा जो है, ये जो हिस्सा है और उसका एक पोर्ट है, वो भी बंद कर दिया। हुतीस ने रेड सी में लगातार बमबारी करके, इजराइल ने पहले यहाँ पर उसका एक पोर्ट है, यहाँ पर उसका एक पोर्ट है जी, तो इजराइल वहां से काफी चीजें रेड सी के जरिए आपका अरेबियन सी तक ले जाता था, और उनके चीजें भी यहाँ से इसी रास्ते से गल्फ ऑफ अकाबा पे आता था। तो हुतीस ने जब इजराइल की कोई भी जहाज यहाँ से नहीं जाएगा उसने बता दिया, इसके बाद जहाज उन्होंने रोक दी। अमेरिका के पूरा नौशक्ति यहाँ पर लगा हुआ था इसको खोलने के लिए, रेड सी का चैनल खोलने के लिए, और इसमें बड़े पैमाने उनकी ड्रोन्स की नुकसान हुई है, बहुत ड्रोन्स इनके, ये पिछले साल की बात है, 2025 की बात है, ये 2025 में ये हो चुका है। और गल्फ ऑफ अकाबा के ऊपर जो उनकी पोर्ट थी वो बंद, एलात को बंद करना पड़ा क्योंकि उसमें वहां जहाज नहीं पहुंच पाया। तो फिलहाल अभी जो उन्होंने धमकी दी है, ये, और ये पूरा हुती का दबदबा, यमन का हुती का दबदबा इस इलाके में गृह युद्ध चल रहा है जी, उसमें सऊदी भी काफी शिरकत किए हैं और भी ताकतें हैं, पर हकीकत तो है कि हुतीस को किसी ने पट नहीं कर पाए, चित नहीं कर पाए। इन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि हम यहाँ है, यहाँ रहेंगे। हुतीस की बहुत पुराना इतिहास है लड़ाई की, तो इन्होंने लड़ाई करके सऊदी अरेबिया को पीछे कर दिया, और यहाँ पर साफ है कि उनकी दबदबा है, क्योंकि एलात का पोर्ट बंद हो गया, इजराइल के जहाजें यहाँ से चलना बंद हो गया, और अमेरिका भी इसको खोलने के लिए कोशिश किया, युद्ध जहाज भेजा। इनकी मेरे ख्याल से उनकी जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स है वो बड़े महंगे हैं, ठीक है ना। 22 ऐसे रीपर ड्रोन को हुतीस ने गिरा दिया। तो ये सब देखते हुए अमेरिका भी हुतीस से टक्कर पंगा लेने के लिए तैयार नहीं है। और इसका जो टाइटल है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि ईरान युद्ध पर जो युद्ध छेड़ा, उसने ये बताया कि ऐसे वेपन्स हैं और जिसकी कल्पना शायद, जिस पर डिस्कशन भी कभी नहीं हुआ था जब युद्ध की रणनीति बनती थी, जैसे हार्मुज की खाड़ी। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है व्हेन जियोग्राफी इज वेपनाइज्ड, तो आप जियोग्राफी यानी भूगोल को अपनी ताकत बना लेते हैं। स्टेट ऑफ हार्मुज बंद किया तो दुनिया की गला फंस गया, तमाम कार्टून्स आ गए। देखिए, जियोग्राफी तो हमेशा वार का पार्ट रहा है, ठीक है ना। अब हम भी देखते हैं तो जियोग्राफी तो देखते हैं जंग में ना, जंग तो बिना जियोग्राफी नहीं होता, जमीन पे होता है, समुद्र पे भी होता है। तो स्ट्रेटेजिकली हमेशा जो चोक पॉइंट्स है दुनिया की, और भी चोक पॉइंट, स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का है जो इंडोनेशिया के वहाँ से जाता है, जो बहुत बड़ा व्यापार जो होता है इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का का होते हुए जाता है चीन में। तो ये जो चीजें है बहुत पुरानी है। सुएज कनाल बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इशू रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर है जो मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। तो ये इस तरह के जो जियोग्राफी है, हमेशा स्ट्रेटेजी जो करते हैं, इसीलिए शब्द को इस्तेमाल करते हैं जियो स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। जियोग्राफी के अलावा अब स्ट्रेटेजी नहीं निकाल सकते। जियो इकोनॉमिक्स, जियो स्ट्रेटेजी ये राजनीति का पार्ट हमेशा। तो अब क्या हम ये मान के चले प्रवीर की बब अल मंदेब जो है, यह जो खाड़ी है,
यह भी एक इम्पोर्टेंट रोल हार्मुज के साथ साथ प्ले कर सकती है अगर सीज फायर पर बात नहीं हुई तो? ये इससे बड़ा रोल इसीलिए प्ले करता है कि मेडिटेरेनियन समुद्र और इंडियन ओशन के बीच में रेड सी है। अगर ये रुक जाता है और कह देता है कि अमेरिका, यूरोप, इन लोगों की जहाज हम नहीं जाने देंगे, तो बहुत बड़ा संकट ये पैदा होगा, पूरा अफ्रीका घूम के जहाज़ों को जाना पड़ेगा। साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, चीन, तो ये सब जो है जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ा खतरा है। और शायद इसीलिए हुतीज ने इस समय ये धमकी दी है जी कि हमारे हाथ में भी हथियार है। यूरोपियंस और अमेरिका नहीं समझे कि हमारे हाथ में, हम बड़े गरीब लोग हैं, हमारे हाथ में कुछ हथियार नहीं है, हम सब अमेरिका के पिट्ठू बन गए और कुछ राजनीति वेस्ट एशिया में नहीं चलेगा। हुतीज ने साबित कर दिया कि अभी भी राजनीति जो है सिर्फ अमेरिका का इशारे पे, जो वेस्ट एशिया में काफ़ी दिन चला है, चलने वाला नहीं है जी। और दूसरा मुझे लगता है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, जिस पे हमने डिस्कस किया कि किस तरह से ये युद्ध और बढ़ेगा और इस युद्ध की जो मार होगी वह किस तरह से होगी, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम भारत में हैं, भारत में इसकी तपिश बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं। दुनिया में भी ट्रंप भी जो सीज फायर के लिए बार बार मजबूर हो रहे हैं, इंडेफिनेटली बढ़ा दिया उन्होंने सीज फायर। कहाँ एक दिन पहले कह रहे थे कि मैं बम की वर्षा कर दूंगा, लेकिन उन्होंने सीज फायर बढ़ाया एक तरफा। और उसमें ये मुझे लगता है कि ये जो नक्शा है कि किस तरह से जो तेल की मांग है, उसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, और तमाम अर्थव्यवस्थाएं जिसमें अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं वो प्रभावित होंगी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रेंट क्रूड जी, ये वाला हिसाब से आपका उसका रेट देखिए $105 की रेट बैरल का है, जो $60-65 बैरल का रेट हुआ करता था। और नेचुरल गैस भी इसके साथ रेट बढ़ना घटना इसी के साथ जुड़ा रहता है। दोनों चीज़ों की कमी है। अभी नेचुरल गैस का मैं जिक्र बाद में करूंगा, पहला ऑयल का जिक्र करता हूं कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भी ऑयल को लेके काफ़ी परेशानी है। और नेचुरल गैस आपको याद होगा कि सिलेंडर्स में अब नहीं मिल रहा। हाँ। सिलेंडर्स, रसोई गैस की ज़बरदस्त दिक्कत है। रसोई गैस की काफ़ी दिक्कत है। अभी भी पाइप्ड गैस मिल रहा है, पर वो एक अपर मिडिल क्लास को मिलता है, आम लोगों के पास सिलेंडर ही है। तो ये तो सबके लिए प्रॉब्लम है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में भी प्रॉब्लम है। चीन का इतना नहीं है कि चीन के पास बहुत स्टॉक उन्होंने जमा कर रखा है, इसीलिए चीन का उतना नहीं है। और रूस से वो तेल ले रहे हैं, और यहाँ से भी उनका तेल जा रहा है। हाँ, अभी तो कुछ दिन तक तो बंद ही था। पर जैसे हर जगह पे तेल का दाम अगर बढ़ेगा, किसका नुकसान होगा? आम जनता का, और उन मुल्क जिनके पास तेल के भंडार नहीं है, जैसे हिंदुस्तान। इसके साथ साथ फर्टिलाइजर इससे जुड़ा हुआ है। फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ेगी या तो फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड जो इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है, एल्यूमिनियम एक बहुत बड़ा स्रोत है उसका, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया से आता है। बिजली सस्ता है, एल्यूमिनियम वहाँ मेटलर्जिकल प्रोसेस है, बिजली से चलता है, उसे निकालते हैं। तो ऐसे चीज़ें जिसका कहेंगे बागडोर वेस्ट एशिया से लिंक्ड है, ये सब इससे अफेक्ट होगा। दूसरी बात, डॉलर का लिंक सरासर है तेल से, वेस्ट एशिया की तेल से। वो अगर युआन में बिकना शुरू होए, धीरे धीरे जो डॉलर की जो प्रभुत्व दुनिया पर है वो कमज़ोर होगा, और तब अमेरिका भी आर्थिक रूप से और स्ट्रेटेजिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका का पूरा डेफिसिट बजट चलता है और दुनिया उसको सब्सिडाइज करती है क्योंकि डॉलर खरीदती है। तो वो ये डॉलर का जो खतरा है इमीडिएट नहीं है, लॉन्ग टर्म खतरा है कि डॉलर का प्रभुत्व इसीलिए चला जाएगा कि वेस्ट एशिया जो समझता था अमेरिका उसको प्रोटेक्ट करेगा, वो प्रोटेक्ट करने की स्थिति में नहीं है, साफ हो गया। ईरान ने दिखा दिया प्रोटेक्शन अगर अमेरिका आपका करेगा, आप सोचोगे वो तो नहीं करेगा, हम नहीं करने देंगे आपको। वो नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने जो बेस बना रखा है आपके लिए नहीं बनाया, आपके तेल के लिए बनाया और इजराइल को बचाने के लिए बनाया। तो साबित कर दिया उन्होंने। जब बमबारी हुई तो उसका कोई
कोई भी प्रोटेक्शन उनको नहीं मिला। जी। अब बल्कि अमेरिकन बेसिस जितने थे उस इलाके में, हमने पहले भी दिखा चुके हैं, ध्वस्त किए वो ध्वस्त कर दिया है ईरान ने। तो ये साबित कर दिया, रेडार जो लगा था उनके बेसिस थाट जो था, जो बैटरीज थी, और जो भी प्रोटेक्शन कुछ था वो इजराइल के लिए था, आपके लिए नहीं था। तो और एक बाद में हम चर्चा करेंगे, जब जंग बंद होगा तब चर्चा करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट इस पूरे इलाके में पड़ेगा और ग्लोबल अर्थनीति पे पड़ेगा, जो राजनीति का नींव इस वक्त वही है। जी, तो हम अंत में बस खाली ये आशा कर सकते हैं कि ये जो वार्ता हो रही है इस्लामाबाद में, इस बार इजराइल की इविल डिज़ाइन कोई फ़ोन ना आए, कुशनर, स्टिफॉक और अगर रांची के बीच कोई बातचीत हो जाए पाकिस्तान में, और शायद जो स्टेट ऑफ हार्मुज यानी हार्मुज की खाड़ी पर इधर से उधर से पुरानी जैसी स्थिति हो जाए प्रवीर, तो भी दुनिया को थोड़ा सा चैन मिलेगा, और सबसे बड़ा चैन ट्रंप को भी मिलेगा, क्योंकि सो जा रहे हैं ट्रंप तो लाइव कवरेज करते करते। तो स्टेट ऑफ हार्मुज और स्टेट ऑफ ट्रंप, ये देखने की ज़रूरत है कहाँ शांति होगी या नहीं होगी। दोनों में शांति होने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीर।